Next is autonomous items. Autonomous items are those BOP transactions which takes place due to some economic motive like profit maximization. मतलब कि जो autonomous items होती हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो किसी न किसी इकोनॉमिक मोटिव की वजह से किए जाते हैं। तो यूजुअली जो इकोनॉमिक मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नंबर 2 इज जो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं, दीज आइटम्स कॉज इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस। मतलब कि ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से यूजुअली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो अनबैलेंस्ड रहता है। मतलब इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब है कि ऑटोनोमस आइटम्स जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो सरप्लस क्रिएट करती हैं या फिर बीओपी को डेफिशिट बनाती हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑटोनोमस आइटम्स जो हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को इम्बैलेंस करती हैं। नेक्स्ट इज autonomous transactions takes place on both current account and capital account. ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स को हम दोनों ही अकाउंट्स में शामिल करते हैं। इसको हम करंट अकाउंट में भी शामिल करते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी शामिल करते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के दोनों ही अकाउंट में शामिल की जाती हैं, करंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी। बस इसकी पहचान सिर्फ ये है कि इन ट्रांजेक्शन्स का एक इकोनॉमिक मोटिव होता है और यूजुअली ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज autonomous items may involve the movement of goods across the borders। तो इसमें हम मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर को शामिल करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो इस तरह की चीज़ों को हम ऑटोनोमस आइटम्स में शामिल करते हैं। एंड दीज आइटम्स आर आल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स, और इनको हम अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्बैलेंस करती है, बैलेंस नहीं करती है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं, क्योंकि अबव द लाइंस में हम शामिल करते हैं करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन्स को, जो एक तरह से प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं या जिनका कोई ना कोई इकोनॉमिक मोटिव रहता है। और ये ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में भी आते हैं, करंट अकाउंट में भी आते हैं, बट यूजुअली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने से पहले आते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अबव द लाइन आइटम्स। नेक्स्ट इज accommodating items. So accommodating items refers to the transactions that are undertaken to cover deficit or surplus and VOP। मतलब वो ट्रांजेक्शन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को के जो सरप्लस या डेफिसिट है उसको ठीक करने के लिए किए जाते हैं, उसको हम accommodating items कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, accommodating items are undertaken to maintain the balance of BOP account। मतलब ये ट्रांजेक्शन किए ही इसलिए जाते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम बैलेंस कर पाएं। एंड accommodating ट्रांजेक्शंस जो हैं दीज टेक प्लेस ओनली इन द कैपिटल अकाउंट। इसको हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में शामिल करते हैं। यानी जो accommodating आइटम्स होती हैं दीज आर जस्ट द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। और कई बार तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में शामिल ना करके एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी कहते हैं। Accommodating items do not involve the movement of goods across the borders। इसमें हम गुड्स के मूवमेंट को शामिल नहीं करते हैं।
These items only involve the movement of official reserve with the RBI. तो इसमें हम सिर्फ जो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई है फॉरेन एक्सचेंज की, उसी को शामिल करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं विद आरबीआई, जिनको हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी कहते हैं, बस वही आपकी एक अकोमोडेटिंग आइटम होती है, क्योंकि उन्हीं का इस्तेमाल होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिस्टोर करने के लिए। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है तो जितना सरप्लस है उसको हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में ऐड कर देते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विद आरबीआई बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है तो फिर उस डेफिसिट को हम ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई जो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें से लेस कर देते हैं या उसमें से उसको पेमेंट कर देते हैं। तो एक तरह से जो ऑफिशियल रिजर्व विद द आरबीआई है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद द आरबीआई है, ऑफिशियल रिजर्व्स, वही एक एकोमोडेटिंग आइटम होती है। और जब हम इसको कैपिटल अकाउंट में ना लेकर सेपरेटली शो करते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को, तो इसको हम कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। इसको हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। सो दिस नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट and balance of trade. So the first point of difference is balance of payment is a systematic record of all economic transactions of a country with the rest of world. बाकी देशों के साथ एक देश के जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं इन वन अकाउंटिंग ईयर, उनका रिकॉर्ड जो है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जबकि दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें दोनों ही चीज़ें आती हैं, हम इसमें ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज दोनों को शामिल करते हैं। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ जो ट्रेड इन गुड्स है उसी को शामिल किया जाता है, ओनली विजिबल ट्रेड, यानी ट्रेड इन गुड्स ओनली, सिर्फ इसी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इज इट रिकॉर्ड्स बोथ करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है इसमें दोनों ही तरह के ट्रांजेक्शन्स को शामिल किया जाता है। इसमें करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स दोनों को शामिल किया जाता है, यानी इसमें दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं, करंट अकाउंट भी बनता है और कैपिटल अकाउंट भी बनता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइक दिस। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में इसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक करंट अकाउंट का एक ही कंपोनेंट आता है, दैट इज द विजिबल ट्रेड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस प्रोवाइडेड मूवमेंट ऑफ RBI रिजर्व्स इज रिफ्लेक्टेड इन इट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बैलेंस्ड होता है। जब उसमें हम RBI रिजर्व्स को यूज करते हैं, मतलब उसमें जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को रिफ्लेक्ट किया जाता है
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये तो या तो ये पॉजिटिव होता है या ये नेगेटिव होता है। यानी जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा तो ये नेगेटिव होगा। एंड इट मे बी आल्सो बैलेंस्ड इन द सिचुएशन व्हेन एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू इंपोर्ट्स। तो ये डिफरेंसेस थे बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। हालांकि इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और इसमें इस चैप्टर में और कई तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। तो जब भी आपसे इस तरह की क्वेश्चंस को पूछा जाता है तो अल्टीमेटली आपको जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं या उसका सिग्निफिकेंस है, उस बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, उसमें भी डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आपने पढ़ा ही है, अभी हमने डिस्कस किया है। इसी तरह से जो हमने करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स उनको पढ़ा हुआ है, तो आप इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके रिलेशन में। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सारे कंपोनेंट ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आप इन सभी कंपोनेंट्स को ध्यान से समझें और इसको अच्छे से कोरिलेट करें, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट ऑल द आंसर्स वेरी इजीली। आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से हमने अभी एकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम्स को भी पढ़ा हुआ है, तो उनको भी आप डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.